Jai Shri Sham everyone, this is your educator Sakshi Dua welcomes you to class 12 grooming education. तो बच्चों आई होप आपके हाफ ईयरली के एग्जाम्स आने वाले हैं इकोनॉमिक्स के और आपने अपना चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी का दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस प्रिपेयर कर लिया होगा राइट। अब हम आज बात करने वाले हैं, आज डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज की इस चैप्टर से रिलेटेड। तो देखिएगा इस एमसीक्यूज के थ्रू कि क्या आपने ये चैप्टर ठीक से प्रिपेयर किया है या नहीं, क्या आप क्वेश्चंस के आंसर ठीक से दे पा रहे हैं या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू नंबर 1। इन हाउ मेनी सेक्टर्स इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो इंडिया का है वो कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है। द ऑप्शंस आर A1, B2, C3, D4। तो बेटा हम जानते हैं जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है इंडिया का दैट इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्टर्स एंड दोज आर फर्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, थर्ड इज टर्शरी सेक्टर, राइट। So option C is the correct option, which is 3. Moving to the next question. What is the another name for the service sector? Service sector का another name क्या है? The options are A. Tertiary, B. Primary, C. Secondary, D. Agriculture. तो बेटा service sector का other name होता है tertiary sector. So option A is the correct option. That is tertiary. Next, moving on to the next question. What was the nature of the Indian economy on the eve of independence? इंडिपेंडेंस के लगभग आसपास इंडियन इकोनॉमी का नेचर कैसा था। द ऑप्शंस आर A. स्टेगनेंट मतलब ग्रो नहीं हो पा रहा था, B. बैकवर्ड मतलब कोई भी एडवांस टेक्निक वगैरह यूज नहीं करता था इंडिया, बैकवर्ड मशीन्स बैकवर्ड प्रोडक्शन टेक्निक्स इंडिया में यूज हो रही थी, C. अंडर डेवलप्ड मतलब इंडिया डेवलप नहीं हुआ था, D. all of these. So the option is D option is the correct, that is all of these, right? So the nature of Indian economy on the eve of independence was stagnant, backward as well as underdeveloped. Chaliye next question. What was the life expectancy at birth in India on the eve of independence? Eve of independence के टाइम पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी थी इंडिया की। The options are A. 32 years, B. 50 years, C. 60 years and D. all of these. तो बेटा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो थी 32 years. Option A is the correct option. Moving on to next question. What was the growth rate of per capita income in India on the eve of independence? ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे ग्रोथ रेट क्या था पर कैपिटा इनकम का। द ऑप्शंस आर A. 0.9%, B. 0.5%, C. 1.2%, D. 3%. So option B is the correct option, which is 0.5%. So बेटा जो ग्रोथ रेट था पर कैपिटा इनकम का, पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन इनकम ऑन एन एवरेज ऑफ एन इंडियन इन इंडिया, तो वो था 0.5% इंडिपेंडेंस के टाइम पर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूडेड हैं? द ऑप्शंस आर A. एग्रीकल्चर, B. सर्विसेज, C. इंडस्ट्रीज, D. ऑल ऑफ दीज. सो बेटा प्राइमरी सेक्टर बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर को कहते हैं. सो ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर, और यू कैन से एग्रीकल्चर इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर. Moving to the next question. In which of the following sectors is manufacturing activity included? जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती है मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं वो कौन से सेक्टर में इंक्लूडेड है? द ऑप्शंस आर A. प्राइमरी, B. टर्शरी, C. सेकेंडरी, D. ऑल ऑफ दीज. सो ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन, विच इज सेकेंडरी सेक्टर. तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बेटा इंक्लूडेड होती है सेकेंडरी सेक्टर में. Moving on to the next question. Where was the first iron and steel company established? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ एस्टैब्लिश हुई थी. द ऑप्शंस आर A. कोलकाता, B. जमशेदपुर, C. पटना, D. रांची. तो बेटा जो फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी है वो थी टिस्को.
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1907। इसको लर्न करने के लिए आप कुछ ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के 40 इयर्स पहले, है ना, हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, तो उसके 40 इयर्स पहले यानी कि 1907 में टिस्को एस्टैब्लिश हुई थी। और कहां पर एस्टैब्लिश हुई थी? इट वाज एस्टैब्लिश इन जमशेदपुर, जमशेदपुर बिहार। ये सारी चीजें ही जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जमशेदपुर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूटी और टैक्स ऑन इंपोर्ट्स कॉल्ड? टैक्स जो लगता है बेटा इंपोर्ट्स के ऊपर, या जो ड्यूटी लगाई जाती है इंपोर्ट्स के ऊपर, उसे क्या बोलते हैं? ए टैरिफ, बी कोटा, सी एक्सपोर्ट, डी नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, टैरिफ। जो भी टैक्सेस बेटा इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगते हैं हम उन्हें बोलते हैं टैरिफ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर ऑक्यूपेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस? सो इंडिपेंडेंस के टाइम पे मेन ऑक्यूपेशन कौन सी थी, मेजर ऑक्यूपेशन कौन सी थी लोगों की? द ऑप्शंस आर ए इंडस्ट्री, बी सर्विसेज, सी एग्रीकल्चर, डी नन ऑफ दीज। सो बेटा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एग्रीकल्चर में कम से कम 70% से ऊपर के लोग एंगेज थे। सो एग्रीकल्चर सेक्टर का डोमिनेंस रोल था, और एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन फॉर ऑलमोस्ट ऑल पीपल इन इंडिया, फॉर ऑलमोस्ट more than 75% people in India. Next, the country's growth of aggregate real output was less than dash during the first half of the 20th century. तो क्या बोल रहे हैं, जो कंट्री का ग्रोथ रेट था एग्रीगेट रियल आउटपुट का, वो कितना था? तो इट वाज लेस देन व्हाट, राइट? द ऑप्शंस आर ए 2%, बी 1%, सी 4%, डी 3%। तो बेटा जो कंट्री का ग्रोथ था एग्रीगेट रियल आउटपुट का, दैट वाज लेस देन 2। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज 2%। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑफ एग्रीकल्चर इंक्रीज द बर्डन ऑफ रेवेन्यू ऑन फार्मर्स। एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या था जिसने बर्डन ऑफ रेवेन्यू बढ़ा दिया था फार्मर्स के ऊपर? द ऑप्शंस आर ए लिबरलाइजेशन, बी कमर्शियलाइजेशन, सी कैपिटलाइजेशन, डी नन ऑफ दीज। So beta commercialization of agriculture increase the burden of revenue on farmers. Option B is the correct option. क्योंकि जब commercialization हो गया था तो इनकम ज्यादा जनरेट हो रही थी एग्रीकल्चर से, तो इससे फार्मर्स के ऊपर भी ज्यादा बर्डन आ रहा था कि और ज्यादा इनकम जनरेट करो, और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करो। सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिगिन आफ्टर डैश इन इंडिया। जो सेकेंड स्टेज थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, वो कब स्टार्ट हुई थी इंडिया में? तो इट वाज स्टार्टेड आफ्टर 1921, राइट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 1921। वी नो दैट बेटा 1921 में ही इंडिया स्टेज 1 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से स्टेज 2 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में मूव किया था। स्टेज 1 में क्या था? स्टेज 1 में बेटा हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट था, बट स्टेज 2 में बर्थ रेट तो हाई था बट डेथ रेट लो था। तो 1921 ही था जिसमें सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिगिन हुई थी। नेक्स्ट बेटा, इफ ब्रिटेन वाज द रूलिंग एम्पीरियल पावर, इंडिया वाज इट्स। ब्रिटेन तो बोल रहे हैं मतलब वो वाली कंट्री था जिसकी पार चलती थी, तो इंडिया उसका क्या था? तो इंडिया वाज इट्स, द ऑप्शंस आर ए कॉलोनी, बी टेरिटरी, सी नेबर, डी सुपर पावर। तो बेटा इंडिया वाज इट्स कॉलोनी, है ना। यहाँ पे कॉलोनी का मतलब है कि इंडिया उसके अंडर था, ब्रिटेन के अंडर। ब्रिटेन में मतलब इंडिया में ब्रिटेन का राज चल रहा था। नेक्स्ट, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया इन। ब्रिटिशर्स ने बेटा रेलवेज कब इंट्रोड्यूस करी थी इंडिया में? तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1853। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा, Which was the first census year of British India? ब्रिटिश इंडिया में फर्स्ट टाइम सेंसस कब कंडक्ट हुआ था, मतलब पॉपुलेशन की स्टडी कब की गई थी? तो इट वाज इन द ईयर 1881। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1881 ईयर में बेटा फर्स्ट टाइम इंडिया में सेंसस कंडक्ट किया गया था ऑफिशियली।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड अ मेजर सेटबैक टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंडस्ट्रीज इन पर्टिकुलर। कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था इंडिया में, मतलब जो इंडस्ट्रीज वगैरह शट डाउन हो गई थी इंडिया में, करनी पड़ी थी इंडस्ट्रीज शट डाउन, तो वो मेजरली कौन से इंडस्ट्रीज में हुई थी? तो बेटा वो हुई थी बेसिकली हैंडीक्राफ्ट में। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है, मतलब हाथ से बनी हुई चीजें जो इंडस्ट्रीज वगैरह बनाती थी और बेचती थी, उन इंडस्ट्रीज का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में देखा गया था। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम कॉटन, कॉटन के अलावा विच अदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री सो इट्स एडवांसमेंट इन पार्ट्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ऐसी कौन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जिसने एडवांसमेंट देखी वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल? तो वो थी बेटा जूट इंडस्ट्री। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज जूट। नेक्स्ट, टिस्को वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन द ईयर। टिस्को को कब एस्टैब्लिश किया था? ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, 1907 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1907 में टिस्को को एस्टैब्लिश किया गया था जमशेदपुर, बिहार में। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश क्रॉप्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट इज टर्म्ड एज। जब ज्यादा कैश क्रॉप्स की प्रोडक्शन की जाती है, किस लिए की जाती है? ताकि उसको एक्सपोर्ट कर देंगे आफ्टर द प्रोडक्शन, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बेटा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रायर टू द इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन था? द ऑप्शंस आर ए ब्रिटेन, बी चाइना, सी ब्राजील, डी अमेरिका। सो बेटा ब्रिटेन था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज ब्रिटेन। ब्रिटेन से ही मोर देन 50% ऑफ इंडियाज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता था। चलिए नेक्स्ट, विच वॉज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड फॉर इंडिया? बेटा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है 1921। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1921, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, इन द ईयर 1921 इंडिया मूव किया था फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। नेक्स्ट, द ईयर 1853 वॉज एन इंपॉर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 1853 एक इंपॉर्टेंट ईयर है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। दिस वॉज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ये कौन से रीजंस की वजह से है? तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया था 1853 में रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई थी, तो इसलिए इस ईयर की हिस्टोरिकल रेलेवेंस है हमारे इंडिया में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। प्रायर टू इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज एन डैश इकोनॉमी। इंडिया कैसी इकोनॉमी थी? द ऑप्शंस आर ए एग्रेरियन, बी इंडस्ट्रियल, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो बेटा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, अग्रेरियन इकोनॉमी। इंडिया अग्रेरियन इकोनॉमी इसलिए थी क्योंकि डोमिनेंस चलता था एग्रीकल्चर सेक्टर का, एंड मोर देन 75% ऑफ द पीपल वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इसीलिए इंडिया को अग्रेरियन इकोनॉमी बोला जाता था प्रायर टू इंडिपेंडेंस। द डैश सेक्टर हैड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स। तो कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसमें लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स थी, मतलब ज्यादा वर्कफोर्स एंगेज थी, ज्यादा वर्कर्स एंगेज थे? द ऑप्शंस आर ए एग्रीकल्चर, बी इंडस्ट्रियल, सी एक्सटर्नल, डी नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट, द ओपनिंग ऑफ डैश फैसिलिटेटेड ब्रिटिश ट्रेड विद इंडिया आफ्टर द ईयर डैश। देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या चीज ओपन हुई थी जिससे कि ब्रिटिश ट्रेड आराम से होने लगी इंडिया के साथ, और कौन से ईयर के बाद? तो बेटा स्विस कैनाल ओपन हुआ था 1869 में। तो जब स्विस कैनाल ओपन हुआ 1869 के बाद आराम से ट्रेड होने लगा ब्रिटेन और इंडिया के बीच में। बेसिकली ये स्विस कैनाल क्या था? ये एक वाटरवे था जो कनेक्ट कर रहा था ब्रिटेन और इंडिया को। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा ये एमसीक्यूज जो भी हमने डिस्कस करे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यहाँ पर सेशन को बेटा एंड करना चाहूंगी। आई होप यू लाइक द सेशन। इफ यू लाइक द सेशन देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल। तो यहाँ पर गाइज इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।